Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and editorial analysis. Today at the 13th of August 2023, we will discuss the Hindu newspaper. आज 13 अगस्त 2023 है। हम जो है द हिंदू को एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें पहला न्यूज जो है स्ट्राइक पुशेस 230 लाइव्स टू डेंस जंगल। मणिपुर में जो दंगा हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसकी वजह से ये काफ़ी दिनों से खबरों में है। लेकिन आज इसमें एक ऐसे शहर का नाम है जो प्लेसेज इन न्यूज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में एक शहर है मोरेह। मोरेह जो है मणिपुर का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सिटी है और वहाँ पर जो है ये दंगे की लपट इतना भयंकर पहुँच चुकी है कि 230 लोग अपने शहर को छोड़ करके म्यांमार में भाग गए, यानी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश म्यांमार में चले गए हैं। और वो डेंस जंगल में करीब करीब 100 डे से 100 दिनों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। और वे कौन हैं? वो एक्चुअल में जो है मेती इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर मोरेह क्या है? ये प्लेसेज इन न्यूज़ का खबर कैसे बन रहा है? मोरेह थ्रू विच द एशियन हाईवे 1 रन्स कनेक्टिंग टोक्यो टू टर्की इज करेंटली सराउंडेड बाय द कुकी जो ट्राइब्स। तो जो कुकी और जो ट्राइब्स, जोमी ट्राइब्स हैं, ये लोग वहाँ पर उस हाईवे के चारों ओर पाए जा रहे हैं। तो इस हाईवे के बारे में हमारा देखना अति आवश्यक है कि ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये एशियन हाईवे फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये है कहाँ और इसकी लोकेशन और सिचुएशन क्या है। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं कि ये एशियन हाईवे फर्स्ट है, जो कि ईस्टर्न साइड से लेकर के वेस्टर्न तक जा रहे हैं, यानी पूरे एशिया को ये क्रॉस करेगा। हिमालय रीजन को छोड़ते हुए ये एक्चुअल में जापान के टोक्यो से जाते हुए साउथ कोरिया, चाइना और साउथ ईस्ट के देशों से होते हुए भारत, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और टर्की होते हुए बुल्गारिया तक पहुंच जाता। फिर उधर जो है यूरोपियन यूनियन का जो है हाईवे है, वहाँ से वो वहाँ लिस्बन तक पहुंच जाता है। जैसा कि हमने कहा, एशियन हाईवे जो है 20,557 20,557 किलोमीटर लंबा है, जो जापान के टोक्यो से गुजरता है, कोरिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान से होते हुए टर्की और बुल्गारिया तक चला जाता है, जो कि इस्तांबुल जो है टर्की का सिटी, वहाँ तक जाता है। और फिर वहाँ से वो यूरोपियन रूट E80 से कनेक्ट हो जाता है, और जो कि कहाँ तक जाता है? पुर्तगाल के लिस्बन तक जाता है। अगर देखा जाए इसकी जो कंट्री हैं तो जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की, इतने देशों के कंबाइंड फार्म का ये जो है हाईवे है। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है, इसमें कौन कौन से देश हैं। और साथ ही साथ ये देखना है कि ईस्टर्न एशिया से लेकर के वेस्टर्न एशिया तक पूरा कनेक्ट करता है। अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित हो जाए तो हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं इस तरीके के हाईवे प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट न्यूज है 4 की लॉज इंक्लूडिंग डाटा प्रोटेक्शन एक्ट गेट प्रेसिडेंट्स असेंट। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे देश में जो भी कानून बनेगा वो पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबली बनाएगी। लेकिन वो कानून लेजिस्लेचर के बनाने के बावजूद एग्जीक्यूटिव यानी स्टेट लेवल पर राज्यपाल और सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की जब तक साइन नहीं हो जाएगा, एसेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक वो एक्चुअल में लॉ नहीं बन सकता है। तो जो भी जस्ट मानसून सेशन में पार्लियामेंट ने लॉ पास किए हैं, एक्ट बने हैं, तो उस पर एक्चुअल में अब प्रेसिडेंट ने अब साइन कर दी है। अब साइन करने में तो बिल नहीं रहे, अब वो एक्ट बन गए। बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल राइट है और आर्टिकल 110 के तहत राष्ट्रपति एसेंट देते हैं, तभी कोई भी बिल एक्ट बनता है। इस तरीके से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, दिल्ली गवर्नमेंट के जो सर्विस से रिलेटेड बिल है, उन सभी को जो है उन्होंने परमिशन दे दिया, अब वो एक्ट बन जाएंगे। लेकिन एक्ट बनने के बाद भी वो एक्चुअल में इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। इफ़ेक्टिव होने के लिए फिर से उसको मिनिस्ट्री जो है, अपने कंसर्न मिनिस्ट्री जो है, गजट में
पब्लिश कराएगी। जब गजट एंड नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश हो जाता है तब वो एक्चुअल में इफेक्टिव एक्ट बन जाता है। स्टेट लेवल से खबर है, DCW रिसीव्स 6.3 लाख कॉल्स फॉर हेल्प इन ए ईयर, डोमेस्टिक वायलेंस टॉप्स लिस्ट ऑफ एब्यूजेज। तो दिल्ली कमीशन ऑफ वीमेन है, उन्होंने 6,03,000 केसें उनको कॉल मिले हैं हेल्पलाइन नंबर 181 से, जहां पर लोगों ने सहायता मांगा है। इसमें को हाईलाइट को देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं 769, वो जो है कल्याणपुरी से मिले हैं। इसके अलावा इसमें एक ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जो 90 ईयर से ऊपर महिलाएं हैं, जो 90 साल से ज़्यादा वृद्ध औरतें हैं, उनके साथ भी 40 ऐसे केसें मिले हैं, जो कि इनसेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान ला गुड स्टार्ट बट दिल्ली गिग वर्कर वांट सेफ्टी नेट एज एम्प्लॉयज। गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर पर हम जो है कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, कल या परसों उसे हम बना देंगे। राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 पास कर दिया है। अब उसके बाद वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, जो जोमेटो में काम करते हैं, ऊबर ओला में काम करते हैं, या किसी भी तरह फ्रीलांस काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनको जो है अब सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर के दिल्ली के गिग वर्कर भी चाह रहे हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी नेट बना दिया जाए और उनको एक्चुअल में एक एम्प्लॉय कंसिडर किया जाए, क्योंकि जो गिग वर्कर होते हैं वो न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिडर किए जाते हैं और न रेगुलर वेज वर्कर कंसिडर किए जाते हैं। उनको एक्चुअल में माना जाता है, कंपनियां जो कहती हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक्चुअल में कंपनी के पार्टनर हैं। अब वो पार्टनर हैं तो उनको कोई जो है सुविधा कंपनी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो स्वयं में पार्टनर है, इसलिए उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी डिमांड हो रही है, चूँकि राजस्थान ने पास कर दिया। इस तरीके से अब फ्यूचर में धीरे धीरे अन्य राज्य भी पास कर सकते हैं और हो सकता है फाइनली यूनियन गवर्नमेंट भी इस पर कोई बिल लाए, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट पर इसमें विचार चल रहा है और नीति आयोग भी इस पर चीज़ें इकट्ठा कर रहा है। वो भी कुछ न कुछ अपने एजेंडा सेट करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है, NCERT फार्म्स 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक रिविजन। अब NCERT की किताबें हम अगर देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 2006 के बाद से किताबें लिखी नहीं गई, बस उनका रिवीजन किया जाता है और उन्हें री राइटिंग नहीं की जाएगी, बल्कि केवल पब्लिश किया जाता है, तो रीप्रिंट केवल किया जाता है। इस केस में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया टेक्स्ट बुक लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक की किताबें लिखी जाएंगी और क्लास 1-2 की किताबें रिवाइज की जाएंगी। इसमें देखा जाए तो 19 मेंबर की एक पैनल बनाई गई है और इसको यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है। और इसमें देखा जाए जो चेयरमैन होंगे और 12 मेंबर होंगे। चेयरमैन होंगे MC पंत, और ये जो है कौन है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरपर्सन हैं। और मंजुल भार्गव, ये जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हैं, ये को चेयर बनेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए NCERT की पूरी टेक्स्ट बुक को जो है अब जल्द ही रिवाइज किया जाएगा, उसको फिर रीराइटिंग की जाएगी। आइए देखते हैं NCERT है क्या। NCERT को देखा जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो है एक्चुअल में 1961 में बना था। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है असिस्ट करता है, सहायता देता है, एडवाइज करता है कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड या कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड, उन पर एडवाइस देना है। NCERT जो है एक जो है इसमें जो है जो भी मेंबर होते हैं वो किसी न किसी फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से अटैच होते हैं, जिससे कि पूरा किताब एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से डिज़ाइन किया जा सके। इसके लिए जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, NGO, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी लिया जाता है और कुछ जो है प्राइवेट नेटवर्क से, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्शन से भी कुछ लोगों को इसमें ऐड किया जाता है। जो NCERT के टेक्स्ट बुक होंगे वो पूरे लर्निंग मटेरियल को कवर करेंगे और पूरे करिकुलर को जो है कवर करेंगे। आगे देखा जाए गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। इंडियन जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं इनके जो है बहुत सारे जो है ये एक जगह पे नहीं है, ये जो है डिफरेंट पार्ट में है और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट तो विदेशों में है, क्योंकि अंग्रेज उठा ले गया, चाहे कोई अन्य व्यक्ति उसे उठा ले गया है। इसी क्रम में जो है सरकार जो है इस पर एक नया बिल लाने वाली है नेक्स्ट विंटर सेशन में,
जिससे कि इनका संरक्षण किया जा सके। तो बाकसाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि ऐसा एक मैथमेटिकल टेक्स्ट है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि एक बर्च जो है उसके बार्क पर लिखा गया है, उसके छाल पर लिखा गया है। और ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि जितने हमको रिकॉर्ड मिलते हैं उनमें सबसे पुराना और सबसे खास बात, इसमें ऐसी चीज़ें मिली हैं, पूरे एग्जाम्पल ऐसे मिल रहे हैं कि इसमें जीरो का प्रयोग किया गया है। यानी जीरो को हम कहते हैं कि भारत ने खोजा, लेकिन ये तीसरी से चौथी शताब्दी के मध्य लिखी गई है और उसमें जीरो का वर्णन उल्लेख हमको मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे हैं जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो भारत में न होकर के विदेशों के डिफरेंट लाइब्रेरी में है। जैसे कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें जीरो का वर्णन है, ये भारत में स्वयं नहीं है, ये बोडलियन लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरी में ये है। तो मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटेन ऑन थीम्स रेंजिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड रिलीजन टू लिटरेचर। एक्चुअल में मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ रिलीजन से होते हैं, फिलासफी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या हिस्ट्री से चीज़ें होती हैं। तो इनको जो है सरकार संरक्षित करना चाहती है, इसलिए नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023 सरकार लाने का विचार कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। इनका प्राइमरी एम क्या है, उनको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जो डिफरेंट जो है कैटलॉग बनाया जाए और उनको साथ साथ जो भारत में है, जो भारत में नहीं है, उन सबको जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। इसके लिए जो है 10 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है, 10 मेंबर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जो है बनाई जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करेगी और ये जो है आगे उसके संरक्षण की बात करेंगे। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी विल बी अपेक्स मेकिंग पॉलिसी मेकिंग बॉडी विथ रिगार्ड टू डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिवेंशन, एडिटिंग एंड पब्लिकेशन वर्क ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जो होगी उसके पास पूरा पावर होगा, साथ ही साथ उसको जो है एक जुडिशियल पावर भी दी जाएगी, सिविल पावर भी उसको दिए जाने की बात चल रही है। इंडिया पजेसेस एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट इन 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट। 80 प्राचीन स्क्रिप्ट जो है करीब 10 मिलियन, करीब जो है 1 करोड़ की संख्या में ऐसे पाए जाने की संभावना है, सरकार के पास है, कल्चर मिनिस्ट्री के पास है और आगे जो है इसको सरकार और संरक्षण देगी। तो इसी से रिलेटेड इसमें न्यूज़ पूरे दिए गए हैं। चूँकि ये भी सरकार के एजेंडा में है, इसलिए जो है अभी ज़्यादा चीज़ें सामने निकल के नहीं आएंगी। कुछ जो भी चीज़ें सामने आएंगी जब वो बिल पेश होगा। मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है एक रिटन मटेरियल होते हैं, जो कि हम पाम लीफ पर लिख सकते हैं, पेपर, क्लॉथ, बार्क या किसी चीज़ पर लिखा होता है। और इसमें मेनली लिटरेचर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस से संबंधित होते हैं। अगर देखा जाए 75% जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है एक्चुअल बहुत प्राचीन है। भारत में 11वीं शताब्दी से पहले भारत में जो भाषा होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी। 11वीं शताब्दी से हिंदी का प्रचलन शुरू हो गया और संस्कृत धीरे धीरे जनता के मध्य से दूर होने लगी। तो करीब जो 75% जो मैन्युस्क्रिप्ट है संस्कृत में है, 25% जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेज में हैं। अगर देखा जाए तो सरकार के पास करीब 3.3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हैं और जो करीब इसमें 3.1 करोड़ फोलियोज पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो 1.18 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को सरकार ने अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें से 70,000 मैन्युस्क्रिप्ट को ही केवल पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है। यानी सरकार उसको धीरे धीरे डिजिटाइज कर रही है, लेकिन सरकार पूरा पब्लिश नहीं कर रही। उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, धीरे धीरे होगा। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके बारे में लगभग सभी ने सुना होगा और इसके जो है कास्ट के बारे में सबको पता है कि MRI करवाना बहुत कठिन काम है। इसे 4-5 हज़ार से लेकर के 20-25 हज़ार तक खर्चा आता है। तो इसके लिए देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक्चुअली MRI में प्रयोग क्या किया जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो देखा जाए इसमें एक गैस यूज होती है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। वो कौन सी गैस है? हीलियम। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा 90% हाइड्रोजन ही पाया जाता है
और 10% का अधिकांश हिस्सा करीब करीब 8-9% हीलियम पाया जाता है और अन्य सभी सब्सटेंस 1-2% में बिलोंग करते हैं, जैसा कि अभी तक जानकारी हमें पता है। लेकिन 2006 से सिंस 2006 से जो है हीलियम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि एमआरआई मशीन जो है इसके कास्ट और ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके लिए जो है जनता को, मरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कास्टली होने वजह से बहुत सारे लोग इसकी सुविधा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो हीलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो इसमें हीलियम गैस यूज होती है और इसमें बहुत हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। उसके वजह से जो उसकी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करती है। तो अगर उसे हम ठंडा नहीं करेंगे, कूलिंग इफेक्ट नहीं देंगे, तो ये एमआरआई मशीन ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हम हीलियम प्रयोग करते हैं। लेकिन हीलियम बहुत ही महंगा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कास्ट को बढ़ा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी समस्या है कि भारत में कोई एमआरआई मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हम जो है इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें बदलने वाली हैं और भारत में एक नया जो है फर्स्ट इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर टू बी लॉन्च्ड फॉर क्लिनिकल वर्क इन अक्टूबर। जस्ट इसी साल अक्टूबर महीने में इंडिया का जो है अपना इंडिजिनस स्वदेशी एमआरआई मशीन लॉन्च होने वाला है और यह जो है एक प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं बनाया गया है। बताते हैं जो हीलियम है ये कूलेंट की तरह काम करता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जब उसमें क्रिएट किया जाता है एमआरआई में, तो उसको कूलेंट के लिए हीलियम प्रयोग किया जाता है। लेकिन हीलियम हमको मिलता कहाँ है? हीलियम एक्चुअल में जो है एक सब्सटेंस है जो कुछ गैसों से जो है नेचुरल सोर्स गैस होते हैं, वहाँ से हम नेचुरल गैस से निकालते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस, पेट्रोलियम पर खतरा आया। तो इसके वजह से गैस की सप्लाई, जो नेचुरल गैस होता है वो रसिया में पाया जाता है, उसकी सप्लाई जो है अफेक्ट हुई है, जिसके वजह से हीलियम की डिमांड और बढ़ गई, उसकी जो है अवेलेबिलिटी घट गई है। अब इस समस्या की वजह से हमारे पास और बड़ी समस्या बढ़ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंडियन साइंटिस्टों ने इस हीलियम को ही रिप्लेस कर दिया। यानी अब जो हमारा सिस्टम बनेगा उसमें हीलियम नहीं होगा, हम वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन यूज करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल भी है और वो सस्ता भी है हीलियम के तुलना में। तो अब जो है यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन प्रयोग किया जाएगा कूलेंट के लिए, न कि हीलियम प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से जो इंडियन जो है इंडिजिनसली डेवलप हो रहा है, बेंगलुरु की कंपनी जो है डेवलप इसे कर रही है। अगर देखा जाए इसमें जो काफ़ी ज़्यादा एक रैपिडली कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, इसी की वजह से ये हम काम करेंगे। अब वो नाइट्रोजन से करेंगे और ये इंस्टीट्यूट है बेंगलोर बेस्ड वोक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड उसे कर रही है। एमआरआई काम क्या करता है? एक्चुअल में ये जो है 3 डायमेंशनल इमेज दे देता है टिश्यू के, और साथ ही साथ जो नेसेंट ट्यूमर जो वगैरह जो होते हैं, जो उनकी जो है इन्फॉर्मेशन ये दे देता है, जिसके वजह से इलाज हो जाता है। लेकिन सरकार का आंकड़ा है कि पूरे देश में लगभग केवल 4,500 एमआरआई स्कैनर हैं और इनकी आवश्यकता और ज़्यादा है। ये करीब करीब 1/3 आवश्यकता को ही पूरा करते हैं। यानी करीब करीब देश में 15,000 एमआरआई, 14 से 15,000 एमआरआई की आवश्यकता है, लेकिन संख्या केवल 4,500 है। इसके वजह से कास्ट बहुत ज़्यादा होता है एमआरआई कराने का। तो इसी दिशा में अब ये जब फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो कास्ट कम होने की संभावना हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ये जो है राजस्थान में एक प्रोजेक्ट चला रहा है जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड। UNFPA प्रोजेक्ट इन राजस्थान फॉर जेंडर सेंसिटिविटी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट। और इसको जो है राजस्थान के लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से सहायता भी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। बता दें यूनाइटेड नेशन जो है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, साथ ही साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, लोगों में जो है एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए काम करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और राजस्थान में जो है घूंघट प्रथा ज़्यादा है, इसलिए जो है स्कीम वहाँ पर चलाया जा रहा है, जिससे वहाँ पर जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए। और इसने जो है राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म जयपुर, उसके साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ से स्टूडेंट के बीच में एक
अवेयर फैलाया जाएगा कि वो अन्य लोगों को समाज में अवेयरनेस फैलाएं और एटीट्यूड समाज का चेंज करें कि घूंघट प्रथा को कम किया जाए और जो ये कंट्रोल फिनोमेना चलता है, जेंडर इनइक्वलिटी चलती है, उसको दूर किया जाए और ये पूरी तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर किया जाए और इसके लिए एक मीनिंगफुल रोल जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए निभाने की प्रयास किया जाएगा। आदिवासियों के कुछ जो वन नीति वन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके संरक्षण की बात सरकार करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कदम सरकार नहीं उठाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी वनस्पतियाँ प्रजातियाँ नष्ट हो जा रही हैं। इसी केस में केरला के कुछ महिलाओं ने ट्यूबर्स को, जो कंद होते हैं, उन्हें संरक्षण करने का प्रयास किया है। ट्राइबल वीमेंस कलेक्टिव इन वायनाड ऑन ए मिशन टू कंजर्व वाइल्ड ट्यूबर्स। तो जो जंगली कंदमूल होते हैं उन्हें जो है संरक्षण की बात चल रही है। बता दें, ट्राइबल्स जो होते हैं वो जंगलों में अधिकतर निवास करते हैं और उनका अधिकांश भोजन का हिस्सा इसी जंगल के प्रोडक्ट से आते थे, जिसमें ट्यूबर कंदमूल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते थे। लेकिन समय के साथ जो है ट्राइबल्स भी बदल गए, उनके खान पान के तरीके बदल गए और बहुत सारे उनके जो प्लांट जो खाए जाते थे वो अब डिसअपियर हो रहे हैं या वो पब्लिक प्लेस से, पब्लिक के भोजन से दूर हो रहे हैं। इसी क्रम में ट्राइबल जो है वीमेंस ने एक कलेक्टिव, जिसे नुरंगू कहा जाता है, उससे उन्होंने एक संरक्षण का प्रयास शुरू किया है। अगर देखा जाए, नुरंगू जो है एक्चुअल में एक प्रोटीन रिच वाइल्ड ट्यूबर है, जिसको पहले वो लोग खाते थे, लेकिन अब इस समय उसको प्रयोग नहीं हो रहा है। इस कंजर्वेशन प्रक्रिया में करीब 180 जो है इंडिजिनस स्वदेशी ट्यूबर को जो है वैरायटी को, जो कि काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उनको संरक्षण किया जा रहा है और इसके लिए जो है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नेशनल रूरल हैबिटेट से भी उनको मदद मिल रही है। अगर देखा जाए, उन लोगों ने करीब करीब 120 ट्यूबर को जो है कलेक्शन किया है और उसके करीब 70% को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट। साथ ही साथ इसमें मनरेगा का भी रोल निभाया जा रहा है। मनरेगा का स्कीम के तहत भी वो लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं। इसके आगे देखा जाए तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है संत रविदास के एक मंदिर बनाने की प्रक्रिया के लिए उद्घाटन शिलान्यास करने गए थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो SC ST OBC हैं उनको सरकारी स्कीम लाभ मिलते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि संत रविदास थे कौन। तो एक्चुअल में 14वीं शताब्दी के एक संत थे और जब मुगलों का उस समय शासन हुआ करता था या अन्य किसी का शासन हुआ करता था जिसमें बहुत अत्याचार होते थे, उस समय भी इन्होंने समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले साल नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक संत की जो है गए थे मूर्ति का अनावरण करने और फिर UPSC ने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है सोमनाथ मंदिर गए थे, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि संत रैदास से संबंधित कोई क्वेश्चन अब अगले बार पूछ लिया जाए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हमें इस करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टैटिक पोर्शन को देखना है कि जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर हैं उनके बारे में भी हमको स्टडी करने की, इस न्यूज़ से रिलेटेड तो संत रविदास के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। इसके आगे वर्ल्ड न्यूज़ में भारत से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है कि जो भारत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता हो, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब वहाँ पर जो है एक एक्टिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कर दी गई है और वो जो है वहाँ के राष्ट्रपति का भी परमिशन मिल गया है। तो अब जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहेंगे। इनका नाम है अनवर उल हक ककार। आगे देखा जाए तो नाटो जो है एक अलायंस है और ये जो है सिक्योरिटी की बात करता है, पर इसी के हथियार चोरी हो जा रहे हैं। ये दूसरों को सिक्योरिटी क्या देगा जब इसके ही जो है नाटो कैलिबर वेपन, जो हाईली जो है इस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, वो चोरी हो जा रहे हैं, वो जो है आतंकवादियों के हाथ लग जा रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि नाटो का जो एक कैलिबर वेपन है जो एक्चुअल में IS के हाथ पे लग चुका है। एक्चुअली में जब नाटो और अमेरिका की फोर्सें अफ़गानिस्तान को छोड़ करके गई तो उन्होंने बहुत सारे अपने वेपन, हथियार, फाइटर जेट प्लेन वगैरह छोड़ कर चले गए क्योंकि उनको भागने की जल्दी थी, इसलिए बहुत सारे सामान ले ही नहीं गए। इस वजह से क्या है, वहाँ पर जो हथियार पड़े हुए थे अब वहाँ पर जो है इस जो है
इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस के हाथ लग गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य आतंकवादी जो तालिबान हैं, चाहे अलकायदा है, तहरीक तालिबान है, इन सब के हाथों लग गए। और यूनाइटेड नेशन का ये रिपोर्ट है कि अब वो हथियार उन सब के हाथों में है और वो सब उसका किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन को जो 17th रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑन द थ्रेट पोज्ड बाय द ISIL दाहे टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सेड दैट यूनाइटेड मेंबर स्टेट रिमेंड कंसर्न। तो अब जब तुम छोड़ के भाग गए पूरे हथियार को, तो अब कंसर्न जताते रहो, यूनाइटेड नेशन में झूठ में एक रिपोर्ट पेश करो और पैसा बर्बाद करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हथियार तुम ही छोड़ के गए हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत में संविधान में ऐसा लिख दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, लेकिन आर्टिकल 17 तो है, पर क्या इस तरीके की सुविधा जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें है? तो नहीं है। अल्बानीज कंडेम्स स्केयर टैक्टिक्स ऑन इंडिजिनस रिफॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ पर एक उपद्रव चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस स्वदेशी लोग हैं, एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में सब यूरोप से, मेनली ब्रिटेन से जा कर के बसे हैं गोरे लोग, और वहाँ पर जो लोग थे उन लोग आज भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलता, उनका संविधान में कोई राइट नहीं मिलता, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है। इसी के क्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है कुछ अधिकार उनको दिए जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाएँ। इस पर जो वहाँ के अपोजिशन वाले हंगामा कर दिए हैं कि ये जो है बहुत गलत बात है। और अपोजिशन का क्या कहना है कि इससे जो है पॉलिसी मेकिंग में उनकी आवाज़ें भी शामिल की। अपोजिशन का ये कहना है कि उनके जो है पॉलिसी जो भी बनेगी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया जाएगा, तो उनकी भी बात हमें माननी पड़ेगी, उनको भी कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। इस बात पर लड़ाई चल रही है। कितना ही घृणित काम ये है कि वहीं के लोगों को वहाँ के लोगों से अधिकार छीन लिया गया और उसको अधिकार देने पर भी लड़ाई चल रही है। हालांकि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में अपोजिशन ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो हम भी उनको कुछ अधिकार देंगे और उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिकग्निशन देंगे। तो कितनी गंदी राजनीति है। तो ऐसा तो चल रहा है। इसके बाद साइंस एंड टेक है, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो है एक न्यूज़ है, भारत, हम जानते हैं भारत जो है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम कराया, खूब घोटाले हुए। 2026 में जो है जो गेम होने हैं उसमें अभी तक मेज़बानी कन्फर्म ही नहीं है, लेकिन भारत जो है जो ओलंपिक होगा 2036 का, उसकी मेज़बानी करने के लिए दावा पेश करने वाला है। तो ओलंपिक जो है अगर कॉमनवेल्थ गेम देखा जाए तो 2026 में होंगे, उसकी होस्टिंग कौन करेगा, भारत करेगा या कौन करेगा, ये डिफाइन नहीं है। और नहीं भारत को कोई अप्रोच कर रहा है, ना भारत कुछ अप्रोच कर रहा है। लेकिन 2036 में जो ओलंपिक होंगे, भारत सरकार प्रयास करेगी जो कि हम जो है इसको होस्ट करें। तो ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, उनका कहना है कि 2036 तक हम शायद ऐसा कर सकें। तो ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।